नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पढ़ेंगे मार्च 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को। और फर्स्ट वीडियो इसका अपलोड किया जा चुका है, जिसके के अंदर हमने की हाइलाइट्स जो थे पूरे मैगजीन के वो देख लिए हैं। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको वन वर्ड वाले जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे, तो उस वीडियो को आप ज़रूर से देखें। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, जहाँ पर कि आपको आईआर से संबंधित जितनी भी खबरें हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आपके आरएस मेंस के अंदर आपको आईआर पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ना है। और देखिए प्रीलिम्स के अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पोर्शन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ध्यान से और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हालाँकि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ एक रीडिंग हम इसको देख लेते हैं। अमेरिका ने रशिया के ऊपर 500 से ज़्यादा नए प्रतिबंध लगाए हैं, सैंक्शंस जो है वो इम्पोज़ किए हैं। तो ये यूएसए ने रशिया के ऊपर लगाए हैं। रीज़न क्या है? आपको पता है रशिया ने 2022 से ही यूक्रेन के ऊपर जो है अपने जो है अटैक्स जारी किए हैं, सैन्य अभियान जो है वो किए हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। यूएसए ने ही सैंक्शन नहीं लगाए हैं, यूरोप ने भी काफ़ी सारे सैंक्शंस जो है वो रशिया पे लगाए हैं। सैंक्शन किस प्रकार के होते हैं? तो ये देखिए कि एक्सपोर्ट जो सैंक्शन होते हैं, प्रोहिबिशन होते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात पर जो प्रतिबंध है वो लगाए जाते हैं। और उसके अलावा जो राजनयिक संबंध है उनको भी ख़त्म किया जाता है। तो ये कुछ सैंक्शंस के प्रकार हैं यहाँ पे। तो 500 से अधिक वेरियस टाइप के सैंक्शंस जो है वो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ इन्होंने अमेरिका ने कही है कि ये प्रतिबंध जो है, हमारे यहाँ पर एक नेता हुआ करते थे, मतलब उन्होंने कहा है कि आर्कटिक क्षेत्र के जो नेता हैं एलेक्सी नवलिनी, इनकी जो रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये सैंक्शंस लगाए गए हैं। क्योंकि ये जो विपक्षी नेता हैं, ये व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनके धुर विरोधी और विपक्षी हुआ करते थे। तो उनकी एक रहस्यमय तरीके से जो ये मृत्यु हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी इन सैंक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो रशिया के ऊपर किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ को। नेक्स्ट न्यूज़ है, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत की यात्रा की है। तो पहले तो इनका नाम पता हो हमको हमको। देखिए ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है क्रियाकोस मित्सोटाकिस। ठीक है? तो ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इनकी भारत की ये जो है यात्रा थी, राजकीय यात्रा। और 16 वर्षों के बाद भारत का दौरा था। इससे पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री 2008 के अंदर जो है वो भारत में आए थे। तो मुख्यतः जो इसमें जो बातें हैं वो ट्रेड से संबंधित है कि भाई हम व्यापारिक समझौता बढ़ाएँगे, सैन्य जो भागीदारी है उसको लेकर के बातें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है वो रायसीना डायलॉग को लेकर के है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये यूपीएससी में भी, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। हो सकता है अपने इधर भी ये क्वेश्चन पूछ लें। तो रायसीना डायलॉग क्या है? तो ये जो डायलॉग है ये इसको अगर हिंदी में कहूँ तो हर 2 साल के अंदर भू-राजनीतिक और भू-अर्थशास्त्र के ऊपर जो है, यानी कि जियोपॉलिटिक्स और जियो-इकोनॉमिक्स के ऊपर जो है देशों के बीच में ये वार्ताएँ यहाँ पर होती हैं। इसको ऑर्गेनाइज़ कौन करता है? तो हमारे न्यू दिल्ली का जो ओआरएफ है, ओआरएफ जो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये एक थिंक टैंक है। और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, यानी कि विदेश मंत्रालय है, दोनों मिलकर के जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। 2016 से ही जो ये रायसीना डायलॉग है, रायसीना क्योंकि दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया जाता है, तो रायसीना हिल्स पे इसका नाम पड़ा है रायसीना डायलॉग। तो 2016 से ही जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। 2023 की अगर बात करें, यानी कि पिछले साल की, तो इटली की जो प्रधानमंत्री थी जियोर्जिया मेलोनी, वो इसकी गेस्ट ऑफ ऑनर थी, मुख्य अतिथि थी। और इस बार जो है ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। इस बार की थीम देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, थीम का ध्यान रखिएगा। चतुरंगा यानी कि कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। ठीक है? तो ये इसकी थीम थी। तो रायसीना डायलॉग के बारे में चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये क्या है? तो ये ओआरएफ और विदेश मंत्रालय के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और ये भू-राजनैतिक यानी कि जियोपॉलिटिक्स और भू-अर्थशास्त्र यानी जियो-इकोनॉमिक्स के ऊपर एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, जिसके के ऊपर आपको जो है अपने विचार जो है वो रखे जाते हैं, या अलग-अलग जो डायमेंशंस है इनके ऊपर सोचने का, वो वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो देखिए थाईलैंड के अंदर एक दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम है माखा-बूचा दिवस। इस माखा-बूचा को अगर आप क्योंकि ये पाली भाषा का शब्द है, आपको बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिलेंगे। तो पाली भाषा का ये शब्द है माखा-बूचा दिवस। इसको माघ पूजा कहते हैं। बूचा मतलब होता है पूजा, और माखा मतलब होता है यहाँ पे माघ दिवस। तो इस पे क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध के जितने भी अवशेष हैं उनकी पूजा की जाती है। तो नॉट ओनली इन थाईलैंड, सिर्फ थाईलैंड में ही नहीं है, वहाँ लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो है, यहाँ पर भी जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। तो भारत ने भी क्या किया है कि अपने यहाँ से जो भी अ अ, जो भगवान बुद्ध के अवशेष थे वो वहाँ पर पूजा के लिए वहाँ पर भेजे हैं। तो अब ये जो है माघ दिवस में, या जो है लूनार कैलेंडर यानी कि जो
मून का जो कैलेंडर होता है उसके हिसाब से जो तीसरा महीना होता है, तो उसको ये मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, माखा पूचा दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो थाईलैंड में भी मनाया जाता है, लाओस, कंबोडिया यहाँ पर भी इसको मनाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बौद्ध में जो थेरवाड शाखा है, थेरवाड जो शाखा है, थेरवाड शाखा क्या है कि ये बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं उनको शाक्य मुनि के रूप में पूजती है। यानी कि भगवान बुद्ध ने जो काया क्लेश किया था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको मालूम होगा, आपने इतिहास में पढ़ा है कि उन्होंने काफ़ी तपस्याएँ की थी और उसके बाद में जो है उनको ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो वो जो काया क्लेश वाला जो ऑर्थोडॉक्स या रिचुअलिस्टिक टाइप का जो उनका फॉर्म है ईश्वर को या मोक्ष को प्राप्त करने का, तो उसको उसकी वाली जो शाखा है उसको थेरवाड शाखा कहा जाता है बौद्धों की। तो ये जो है हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। और भगवान बुद्ध के साथ-साथ उनके शिष्य अराहट सारीपुत्र और अराहट मौदगलायन के अवशेषों को भी थाईलैंड यहाँ पर भेजा गया है। तो ये पहला मौका है जब भगवान बुद्ध के साथ उनके शिष्यों के पवित्र अवशेषों को भी श्रद्धालुओं के एक साथ प्रदर्शित किया गया है। भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के पावन अवशेषों को बैंकॉक के सनम लुआंग मंडप में विशेष रूप से जो है पूजा के लिए प्रतिष्ठापित किया गया। और बुद्ध भूमि भारत, क्योंकि जो है बुद्ध जो है यहीं उनका जन्म हुआ था, तो बुद्ध भूमि भारत प्रदर्शनी भी आयोजित यहाँ पर की गई थी, मतलब भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ये आप थोड़ा उत्सव का नाम ध्यान रखना है। माखा पूजा दिवस क्या है, तो भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनके प्रदर्शनी के लिए इसको आयोजित किया जाता है थाईलैंड के अंदर। अभी थाईलैंड में किया गया है, हालांकि लाओस, कंबोडिया में भी इसका आयोजन किया जाता है। फिर चलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट अगर किसी भी वैश्विक संस्था के द्वारा जारी की जाती है तो उसका नाम आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। तो देखिए, इस रिपोर्ट का नाम है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्या नाम है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है किसी भी न, सामान जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसका आवागमन सुचारू रूप से या इजीली हो पा रहा है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है कि नहीं, कौन सी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम कर रही है, टेक्नोलॉजी में सुधार कर रही है, या फिर कोई नियम प्रबंध ऐसे तो नहीं है जो कि जो सामान का जो आवागमन है उसको जो है बाधित तो नहीं कर रही है, कोई ऐसे नियम कानून तो नहीं है। तो उन सब की जो संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है उसी को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कहा जाता है। इसको वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है और भारत का इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। 139 देशों की अगर रैंकिंग की बात करें तो भारत इस बार 38वें स्थान पर है। तो कारण क्या है भाई इसमें, ऐसा ऐसा कैसे हुआ कि भाई जो है इसमें हमारे जो है इतना वृद्धि हुई है या हमारी रैंक में सुधार हुआ है? तो आपने देखा होगा पीएम गति शक्ति जो प्रोजेक्ट चलाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए, उसकी वजह से भी सुधार हुआ है हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। दूसरा, हमारी जो लॉजिस्टिक नीति है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जो 2022 में लॉन्च की गई थी, तो उसके भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पे लॉजिस्टिक के आवागमन को या लॉजिस्टिक्स के परफॉर्मेंस को जो है वो इन्हेंस करते हैं। तो 2-3 बातें आपको बताई मैंने। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। हमारी रैंकिंग में जो है 38वें स्थान पर हम हैं। 6 कारकों पर इसको निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अब इसमें कारक इसमें दे नहीं रखे हैं, लेकिन आप देखिएगा इसमें कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है और ईज़ ऑफ जो नियम होते हैं, लॉज़ हैं, ईज़ ऑफ लॉज़ है कि नहीं, तो ये सारे इसके अंदर 6 कारक जो है वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो सिंगापुर इसमें फर्स्ट आया है। एलपीआई स्कोर इसका 4.3 है। फ़िनलैंड जो है वो इसके अंदर सेकंड है। डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड और फिर तो उसके बाद में काफ़ी सारे देश हैं, लेकिन सिंगापुर इसके अंदर फर्स्ट है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और जो मैंने आपको बताया, अच्छा, ये रिपोर्ट जो है 2 साल में 1 बार जो है रिलीज़ की जाती है। और हमारी जो है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है, इसके तहत जो है इस हमारे परफॉर्मेंस में काफ़ी जो है वो उतार देखने को मिला है। फिर देखते हैं, टाइम की वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची जारी की गई है। और टाइम पत्रिका ये एक अमेरिकी पत्रिका है और इसके अंदर जो है इस बार 12 महिलाओं में से फिल्म निर्माता, लेखिका, निर्देशक ग्रेटा गेर्विग को पत्रिका के कवर पेज पर जो है वो स्थान दिया गया है। किसको स्थान दिया गया है? ये लेखिका और डायरेक्टर हैं ग्रेटा गेर्विग, इनको जो है कवर पेज पे स्थान दिया गया है। फर्स्ट किसको इस सूची में शामिल किया गया है? तो रीम हज जरे हैं, वुमेन ऑफ द सन की संस्थापक और निर्देशक। उसके अलावा येल अदमी जो इजरायली आंदोलन वुमेन वेज पीस की सह संस्थापक हैं। ग्रेटा गेर्विग, जिनका नाम अभी अभी हमने पढ़ा, ये अभिनेत्री, लेखक और निर्देशक हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्वाड को लेकर के। क्वाड का फुल फॉर्म आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और क्वाड के अंदर 4 देश शामिल हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है,
भारत है और जापान है। तो ये 4 जो देश हैं इन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजिकल एक ग्रुप जो है वो बनाया था। हालाँकि 2007 में ये बन गया था लेकिन फिर निष्प्रभावी हो गया था और 2017 के अंदर इसको दोबारा से जो है पुनर्जीवित किया गया और उसके तहत तो अब बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है कि भई ऑस्ट्रेलिया को हम काफ़ी सारे जो है क्योंकि ये चाइना को काउंटर करने का एक जो है इसको टूल के रूप में देखा जा रहा है। तो अभी अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने अपने जो सदन है वहाँ पर क्वाड विधेयक को पारित किया है। यानी कि जो ये ग्रुप बना है इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए, इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जो है एक जो है वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। क्वाड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने जो है क्वाड बिल जो है उसको भी पारित यहाँ पर किया है। तो इसमें इसके अनुसार क्या होगा, विधेयक के अनुसार इसके अधिनियमन के 60 दिनों के भीतर क्वाड वर्किंग ग्रुप के गठन हेतु जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ बातचीत जो है वो शुरू की जाएगी। कार्य समूह में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस के अधिकतम 24 सदस्यों वाला एक अमेरिकी समूह जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो इसीलिए इसका महत्व है कि क्वाड विधेयक जो है वो पारित किया गया है। तो अब क्वाड को लेकर के अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसमें करंट का ये टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं कि क्वाड बिल हाल में पारित किया गया है और उसके अंदर ये सारे जो है वो प्रावधान किए गए हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है हेनले पासपोर्ट सूचकांक को लेकर के। आपको पता है कि कौन-सा पासपोर्ट कितना ज़्यादा मज़बूत है, किस देश की कितनी ज़्यादा साख है, उसको ये जो है प्रदर्शित करता है। इसको जारी करता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ठीक है? तो इसमें 199 अलग-अलग पासपोर्ट और 227 अलग-अलग ट्रैवल डेस्टिनेशंस को इसमें शामिल किया गया है। और अब इसमें देखते हैं कि जो वीज़ा फ्री यात्रा है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो सूचकांक में 5 जो पासपोर्ट है वो शीर्ष पर हैं। कौन-कौन से देशों के हैं? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। इसमें वीज़ा फ्री यात्रा 194 बताई हुई है। निचले में अगर हम बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान और यमन की स्थिति आती है। भारत की बात करें तो हम जो है इसमें गिरावट देखने को मिली है, 85th पोज़ीशन पे हैं, यानी कि पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो थोड़ी डिक्रीज़ हुई है, 85th पोज़ीशन पे ये आया है। लेकिन फिर भी इस गिरावट के बावजूद भी पासपोर्ट वीज़ा मुफ़्त यात्रा की संख्या में यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो भारत का देखिए इसमें जैसे रिपोर्ट हमने लॉजिस्टिक रिपोर्ट पढ़ी या हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पढ़ा, तो जो भी आपके करंट एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उसके अंदर वो इसी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसी को पूछेगा, पुरानी रिपोर्ट को वो नहीं पूछेगा। तो लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, प्लस इसको निकालता या रिलीज़ कौन-सा संस्थान करता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा इसके अंदर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो संयुक्त अरब अमीरात और कतर की 2 देशों की यात्रा की है। एक संयुक्त अरब अमीरात की और दूसरी कतर की यात्रा की है। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कतर की यात्रा तो आपको पता ही है, नौसैनिकों की जो फांसी है वहाँ पर ख़त्म करवाई है, तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन है ये भारत की। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम संयुक्त अरब अमीरात की जो यात्रा है, उससे क्या-क्या टेक अवेज़ है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूएई की जो यात्रा थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये 7वीं मतलब 8 महीने में तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री की वहाँ की यात्रा है संयुक्त अरब अमीरात की। तो आप देख सकते हैं कि कितने शानदार रिलेशंस चल रहे हैं, जो ये मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है उससे भारत के। अब देखिए वहाँ पर सबसे पहला हिंदू मंदिर जो है उसका उद्घाटन किया गया है और दूसरा वहाँ पर ऐलान मोदी कार्यक्रम, ऐलान मोदी का मतलब जो एक अरेबिक वर्ड में हेलो मोदी जो प्रोग्राम है जो वहाँ के भारतीयों को संबोधित करने के लिए था, तो उन 2 चीज़ों को के बारे में हमको पढ़ना है। एक तो कतर सॉरी यूएई में पहला हिंदू मंदिर और दूसरा ऐलान मोदी। तो पहला जो हिंदू मंदिर है उसको यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। इस मंदिर का नाम है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था। इसके द्वारा यानी बीएपीएस के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया है और इसको अबू मुरीखा नामक स्थान पर जो है उस भूमि पर इसको बनाया गया है। अच्छा ये जो मंदिर है ये वैष्णव संप्रदाय का है, ठीक है? और इसमें 7 शिखर बनाए गए हैं इस मंदिर में और नागर शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। 7 शिखर जो है यूएई के जो 7 एमिरेट्स हैं, 7 जो आइलैंड्स हैं उसको ये रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये एक अपने आप में जो है क्या कहें इसको एक विजयी के तौर पे अगर आप देख सकते हैं कि डिप्लोमैटिक जो हमारे रिलेशंस हैं वो कितने शानदार हैं यूएई के साथ में। गंगा और यमुना का पवित्र जल यहाँ पर लाया गया, बाकी तो सर इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इसमें। दूसरी बात देखिए कि जयपुर का जो पिंक सैंडस्टोन है लाल बलुआ पत्थर उससे इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। राजस्थान और गुजरात के कारीगरों ने ही इस मंदिर को यहाँ पर बनाया है।
और जो मंदिर हैं मुस्लिम देशों में वो यहाँ पर दे रखे हैं नाम, जैसे पाकिस्तान में कटासराज मंदिर है, मलेशिया में मुरुगन मंदिर, इंडोनेशिया में पंबानन मंदिर, बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर, ओमान में शिव और कृष्ण मंदिर और गुरुद्वारा तथा बहरीन में शिव मंदिर और अयप्पा मंदिर जो है वो बने हुए हैं। अच्छा, ऐलान मोदी क्या है? तो ये हेलो मोदी प्रोग्राम है जिसके के अंदर भारतीयों को वहाँ उन्होंने संबोधित किया है। और अबू धाबी के जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में भी उन्होंने भाग लिया। हालाँकि ये इतना अच्छा, ये वहाँ पर सॉरी ऑर्गेनाइज़ किया गया था, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा ये बस यही ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विश्व सरकार शिखर, ये क्या है? तो ये जो है यहाँ पर विश्व सरकार शिखर करके जो है एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसके के अंदर संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और दुबई के जो शासक है महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, इन सब ने जो है पार्टिसिपेट किया था और प्रधानमंत्री ने भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, संबोधन दिया अपना। और भारत मार्ट का शिलान्यास भी इन्होंने जो है वहाँ पर किया है। कहाँ पर? दुबई के अंदर। उसके अलावा समझौते क्या-क्या हैं? तो देखिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पे साइन हुए हैं। इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी या इंटर गवर्नमेंटल जो एग्रीमेंट है उस पे साइन किया गया है। तो ये सब मेंस में लिखने वाले वैसे इश्यूज़ हैं। प्री वाले इश्यूज़ यहाँ पर नहीं हैं। और दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार के बीच सहयोग, प्रोटोकॉल, विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग है। अच्छा, भारत का यूपीआई और जो एएनआई जो यूएई का है, उनको आपस में जोड़ना है, यानी कि जो हमारे पेमेंट्स होते हैं, जो यहाँ रहने वाला व्यक्ति है वो यूएई में रह कर के भी यूपीआई को यूज़ कर पाए, उसके लिए जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको संचालित करने के लिए जो है इनको जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। भारत का जो रुपए है और यूएई का जो जयवान है, उसको भी जोड़ने का यहाँ पर समझौता किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कतर में क्या बात हुई, कतर में यूएई की बात हमने कर ली। अब कतर में जब प्रवास हुआ है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का, तो उसके क्या मायने हैं? तो यहाँ देखिए वैश्विक मुद्दों पर तो चर्चा की ही है। उसके अलावा देखिए कि जो 8 पूर्व नौसैनिक हमारे यहाँ पे होते थे, जो वहाँ की कंपनी में काम कर रहे थे और उनके ऊपर जासूसी या खुफिया एजेंसी में काम करने का, भारतीय जासूस होने का जो आरोप लगा के फांसी की सज़ा दी गई थी, उसको यहाँ पर जो है वो रद्द करवाया गया है भारत के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी विन है भारत के लिए। बस कतर से रिलेटेड यही बातें थी। अब देखिए दुबई के अंदर एक जो विश्व की पहली हवाई टैक्सी है, उसको भी जो है यहाँ पे उसके हेतु भी समझौता किया गया है। तो विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा का शुभारंभ दुबई में किया जाएगा। इसके लिए दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में जो है समझौता किया गया है। इसके लिए जो है वर्टीपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करने में दुबई के लिए सहायक होंगे और एयर टैक्सी नेटवर्क अपना परिचालन 2026 में जो है ये एयर टैक्सी स्टार्ट की जाएगी। तो सबसे पहले दुबई में ये एयर टैक्सी स्टार्ट होगी, विश्व की पहली एयर टैक्सी। यह पहल अधिक सतत और सुगम परिवहन भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 नामक नवाचारी विमान है, जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री जो है वो उड़ान भर पाएँगे। तो जो है लड़ाई की भी कोई आवश्यकता नहीं है, एक बार में 4 ही लोग जा पाएँगे, ठीक है? तो हवाई टैक्सी का ध्यान रखिएगा, दुबई के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया है और इसको मतलब 2026 तक ये ऑपरेट होगी। अभी इसको वहाँ पर जो है अ इसके बारे में बताया गया है। फिर चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में, इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए माल्टा, माल्टा कहाँ पर है? आपने इटली देखा होगा, इटली के पास में मेडिटेरेनियन सी के अंदर एक आइलैंड है माल्टा। तो माल्टा जो है इस पे मतलब जो है इटली का अधिकार है वैसे। तो भूमध्य सागर में द्वीपीय राष्ट्र है माल्टा और उसने जो है आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, उसमें इसने शामिल होने की पेशकश की है और ये शामिल होने वाला 119वां देश है। तो ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए ये जो आईएसए है 2015 के अंदर फ्रांस और भारत की सहायता से इसको बनाया गया था, ठीक है। आपको पता है कि भारत ने बहुत अच्छे टारगेट सेट किए हैं, पंचामृत जो टारगेट्स है उसमें भी हमारा कहा गया है कि सोलर सोलर जो हमारी ऊर्जा है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करेंगे और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स या जो हमारे परंपरागत जो ईंधन है उसके ऊपर निर्भरता को हम कम करेंगे। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानना हमको। अच्छा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय है इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो भारतीय हैं जिनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ तक। अब चलते हैं करंट अफेयर्स में, मंथली वन लाइनर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें एक यूरोपीय देश है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध हुआ था, लेकिन वहाँ की सरकार ने समलैंगिक विवाह और उन जोड़ों को बच्चे गोद लेने तक का अधिकार दिया है। तो ये ग्रीस है, ग्रीस के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ग्रीस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई थी, तो उन्होंने ये अधिकार दिया है।
ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो एलन मस्क है उनकी जो कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक, इसने इंसान के दिमाग में वायरलेस चिप प्लांट करने में सफलता पाई है और इस चिप को उन्होंने एक नाम दिया है जिसका नाम है प्राइम। प्राइम का फुल फॉर्म है प्रिसाइज रोबोटिकली इम्प्लांटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो ये नाम याद याद रखिएगा, प्राइम क्या है? तो एक ये न्यूरो चिप है जो कि जो एलन मस्क है उसकी कंपनी न्यूरालिंक ने इसको इम्प्लांट करने के लिए जो है तैयार किया है। इससे क्या होगा कि न्यूरोलॉजिकल जो भी बीमारियाँ हैं या इंसान के दिमाग की जो चीज़ें हैं वो उसको रीड आउट किया जा सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तब हम राष्ट्रीय परिदृश्य और फर्दर ऑन जो हमारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।